हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हम आप लोग के बीच में आए हैं आपके मनपसंद चैनल ज्ञान विथ जेएमडी में एक नए वीडियो को लेकर, एक नए ज्ञानवर्धक टॉपिक को लेकर। तो आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो है कारक। कारक जिसे इंग्लिश में केस भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इस कारक विषय के बारे में जानेंगे और जो ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कारक, इनकी परिभाषा, इनके भेद की परिभाषा और उनके उदाहरण के बारे में भी जानेंगे कि आखिर कारक कहते किसको हैं और कारक की पहचान कैसे की जाती है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कारक की परिभाषा को देखते हैं। तो कारक की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ अभिव्यक्त होता है, उस रूप को कारक कहते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। संज्ञा या सर्वनाम। दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम का जो वीडियो है हमने बना दिया है, आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ अभिव्यक्त होता है या फिर जुड़ता है, उस रूप को कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ। तो देखिए, किससे लिखता हूँ मैं? तो कलम से लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो से है ना, वो कारक है, क्योंकि ये एक दूसरे को ये जोड़ रहा है। मैं कलम से लिखता हूँ। उसके अलावा और हो जाएगा कि मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं भी यहाँ पे कारक है, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो जो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है या अभिव्यक्त होता है, उस रूप को कारक कहते हैं। इसमें इसका जो पहचान है वो से या फिर में होता है। जहां भी ये शब्द आए यानी वो कारक होता है। कारक की परिभाषा के बाद अब बात करते हैं कारक के भेदों के बारे में। तो कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। कुल 8 भेद होते हैं कारक के। तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला भेद कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। तो दोस्तों, ये कारक के मुख्य रूप से 8 भेद हैं। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी भेदों के बारे में जानेंगे, इनकी परिभाषा को जानेंगे और इनके जो उदाहरण हैं उनको जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इनकी पहचान की कैसे जाती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो पहला भेद है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो कारक है वो है कर्ता कारक। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। किसी वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी जो काम करता हो वो कर्ता होता है। यानी जिस वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसकी विभक्ति क्या है? वो है ने, या फिर वो कभी कभी शून्य भी हो जाती है, यानी नजर नहीं आती है। तो विभक्ति इसकी ने हो जाएगा या फिर शून्य हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। उसने मारा। तो देखिए, ने जो है वो इसको अलग करता है, ये कर्ता कारक है। किसने मारा? तो उसने मारा। तो यहाँ पे ने आया, इसलिए ये कर्ता कारक है। उसी तरह से मीरा खाती है। इसमें जो विभक्ति है कर्ता कारक की वो छिप गई है, लुप्त हो गई है, इसीलिए यहाँ पे शून्य विभक्ति है। तो ये भी कर्ता कारक हो जाएगा। मीरा खाती है। कौन खाती है? तो मीरा खाती है।
खाने का काम कौन कर रही है? मीरा। और मारने का काम जो उसने मारा। तो जहां पे ने आए वो हमारी कर्ता कारक की निशानी है। कारक का जो दूसरा भेद है वो है कर्म कारक। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यहाँ पे कर्म से तात्पर्य है काम करना। कर्म का मतलब होता है काम करना। तो इसकी परिभाषा कहती है कि वाक्य में जो दिया गया वाक्य हो उसमें क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति होती है, पहचान होती है को, या फिर कभी कभी वो शून्य भी होती है, यानी नजर नहीं आती, लुप्त होती है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने कंस को मारा। तो यहाँ पे देखिए को विभक्ति आ गई है, यानी ये कर्म कारक है। मारने का काम कौन कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं। तो ये मारना क्रिया हो गया और ये यहाँ पे को विभक्ति हो गई जो कि कर्म कारक को दर्शाता है। उसी तरह से अमित रोटी खाता है। खाना जो है वो कर्म हो गया। कौन खाता है? तो अमित खाता है रोटी को। तो यहाँ पे अमित रोटी को खाता हो सकता था, लेकिन यहाँ पे शून्य विभक्ति भी हो सकती है, यानी वो लुप्त भी हो सकती है। तो अमित रोटी खाता है, तो ये भी कर्म कारक होगा। जो कारक का तीसरा भेद है वो है करण कारक। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। देखते हैं एक बार दोबारा से। जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से क्रिया मतलब काम, जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को देखते हैं कि क्या क्या है विभक्ति। तो विभक्ति है से, द्वारा, के जरिए, यानी ये उसकी विभक्ति है, इसके पहचान है। जिन वाक्य में ये आए इसका मतलब वो करण कारक है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। दोस्तों यहाँ पे देखिए इस वाक्य में जो अभी हम लोगों ने कर्ता कारक पढ़ा, कर्म कारक पढ़ा, वो भी इस वाक्य में आ गया है। देखिए जो ने है वह कर्ता कारक को दर्शाता है और जो को है वो कर्म कारक को दर्शाता है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं करण कारक। तो करण कारक कहाँ है? तो करण कारक है से, यानी राम ने रावण को किससे मारा? तो बाण से मारा। किससे मारा? तो बाण से मारा। यानी किसकी सहायता ली? तो बाण की सहायता ली मारने के लिए। तो परिभाषा हमारा यही कहता है कि जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है, काम किया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कारक के चौथे भेद संप्रदान कारक की। आइए इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं। जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका उदाहरण है, माफ कीजिएगा, परिभाषा है। जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति देख लेते हैं, पहचान देख लेते हैं। तो वो है को, के लिए, के वास्ते। ये जो विभक्ति है जिस भी वाक्य में आएगा इसका मतलब है वो संप्रदान कारक होगा। इसके हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे माँ अपने बेटे के लिए रोटी ला रही है। तो रोटी किसके लिए ला रही है? तो अपने बेटे के लिए ला रही है। तो ये देखिए इसमें के लिए आ गया। रोटी किसके लिए ला रही है? तो बेटे के लिए ला रही हैं। तो हमारा जो परिभाषा भी यही कहता है कि जिसके लिए काम किया जाए। तो ये रोटी किसके लिए लाया जा रहा है माँ द्वारा? तो वो बेटे के लिए लाया जा रहा है। तो के लिए आया, इसका मतलब ये संप्रदान कारक है। उसी तरह से
अमित राजन को पैसे देता है। अमित राजन को पैसे देता है। पैसे किसको देता है? तो राजन को। तो यहाँ पे को आया, यानी जिसके लिए काम किया गया है। तो पैसे देने का काम किसके लिए किया गया है? तो राजन के लिए किया गया है। राजन को पैसे दिया जा रहा है। कारक का जो पांचवा भेद है वो है अपादान कारक। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। एक बार फिर से इसका परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के अलग होने का, उसके जुदा होने का, उसके बिछड़ने का, उसके अलगाव होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। तो इसकी पहचान जो है, इसकी विभक्ति जो है वो है से, यानी से जिसमें आए और अलग होने का भाव जो ये प्रकट करे वो यहाँ पे अपादान कारक होगा। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है, यानी इसमें अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है यानी उससे अलग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए से भी आया और अलगाव का भी इसमें बोध हो रहा है, इसलिए ये अपादान कारक होगा। कारक का जो छठा भेद है वो है संबंध कारक। संबंध से ही इसकी परिभाषा का हम लोग बोध अपने आप ही कर सकते हैं, यानी एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, जुड़ना। तो देखिए इसका परिभाषा भी यही कहता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। एक बार दोबारा इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ, यानी संज्ञा व सर्वनाम का जो शब्द है वो किसी अन्य के साथ जब जुड़ता है या उसका लगाव का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें जो पहचान है, इसकी जो विभक्ति है वो है का, के, की, रा, रे, री। का, के, की, रा, रे, री, ये जिस वाक्य में आए और उसका लगाव का बोध हो उस वाक्य में, तो वह संबंध कारक होगा। संबंध कारक का हम लोग उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे मोहन का मकान, यानी इसमें मकान जो है वो किसका है? मोहन का। तो मकान का संबंध किससे हो गया? तो मोहन से हो गया। और यहाँ भी का जो आया है वो विभक्ति में भी था, यानी मकान जो है किसका है? तो मोहन का है, यानी इन दोनों मोहन में और मकान में संबंध स्थापित हो रहा है। उसी तरह से यह हमारा देश है, यह हमारा देश है। तो जो हम जो हैं वो देश से संबंधित हैं, यानी देश किसका है? तो हमारा है, यानी ये इन दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए ये संबंध कारक होगा। कारक का जो सातवां भेद है वो है अधिकरण कारक। आइए इसका परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। एक बार पुनः इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति है, इसका पहचान है में, पर, पे, यानी में, पर, पे जिन वाक्यों में आए उनको हम लोग अधिकरण कारक कहेंगे। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। राम पलंग पर सोया है। तो राम जो है कहाँ सोया है? पलंग पर। पलंग पर सोया है, वो सोने का क्रिया कर रहा है और किस पर कर रहा है? वो पलंग पर कर रहा है।
तो देखिए पलंग विभक्ति, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो पर जो है विभक्ति में भी है और पर इस वाक्य में भी है, इसका मतलब ये वाक्य अधिकरण कारक होगा। उसी तरह से है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। जो युद्ध जो है वो कहाँ हुआ था? तो वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे में आ गया विभक्ति वाला में, यानी ये अधिकरण कारक को दर्शाता है। कारक का जो अंतिम भेद है और 8वां जो भेद है वो है संबोधन कारक। आइए इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं, उसका बोध हो, बुलाने या पुकारने का बोध हो, भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी पहचान या फिर विभक्ति क्या है देख लेते हैं। तो इसकी विभक्ति है हे, अरे, रे, अजी, अहो। देख लीजिए ये इसका विभक्ति है, ये इसकी पहचान है। यहाँ पे देख लेते हैं संबोधन कारक के बारे में एक नोट है कि यह जो है संज्ञा के पहले आता है। यानी जो संबोधन कारक है वह संज्ञा के पहले आएगा। तो ये पहले आता है संज्ञा के। तो इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो क्या कर रहा है? वो भगवान को पुकार रहा है, बुला रहा है, उनसे आशीर्वाद मांग रहा है, उनसे प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, देखिए हे इसमें भी है, तो हे भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ये संबोधन कारक का चिन्ह है, निशानी है कि ये संबोधन कारक ही है। उसी तरह से अजी राम, तुम क्या कर रहे हो? वो पूछ रहा है कि अजी राम तुम क्या कर रहे हो? अजी, अहो जहां भी आए वो संबोधन कारक है। तो यहाँ इस वाक्य में अजी आया है, इसका मतलब ये संबोधन कारक होगा और ये बुलाने का या पुकारने का काम कर रहा है। तो ये संबोधन कारक को दर्शाता है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने कारक के सभी भेदों की परिभाषाओं को जाना, उनके उदाहरणों को जाना और कारक की परिभाषा को भी जाना और उनके चिन्हों को भी, उनकी विभक्तियों को भी जाना। देखिए यहाँ पे संक्षिप्त में हम बना के लाए हैं एक ये कॉलम, ये तालिका। इससे हम लोग इनके चिन्हों को देखकर पता कर सकते हैं जिन वाक्यों में ये आए चिन्ह कि वो कौन सा कारक होगा। तो देखिए जैसे कर्ता ने शून्य, यानी जिन वाक्य में ने आए या फिर शून्य यानी वो लुप्त रहे, लुप्त भी रहे, तो वह कर्ता कारक होगा। इनकी परिभाषा के माध्यम से हमने पूरी तरह से आपको बता दिया है, ये सिर्फ चिन्ह है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, अजी। तो ये जो है कारक, ये कारक के 8 भेद हैं और ये उनके चिन्ह हैं, कारक के चिन्ह हैं। यानी ये जो भेद हैं, इनके भेदों की जो उदाहरण है उनमें इनका प्रयोग होता है। इनके बिना इनके उदाहरण नहीं बनेंगे। ये इनके वाक्यों में आता है कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है, अरे, अजी। अगर इसको हम लोग याद कर लेते हैं तो हमको परीक्षा में एकदम आसानी होगी ये छांटने के लिए कि वो कारक का कौन सा भेद है। जो वाक्य दिया होगा उसमें भेद को हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ जो हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय था कारक, यहीं पे समाप्त होता है। हम आशा करते हैं आप लोगों ने इस कारक विषय को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा
और समझा होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा या समझा होगा तो आप कभी भी इसको भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतनी सरल भाषा में इसको बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक और ज्ञान भरी बातों को जानने के लिए और अन्य विषयों को पढ़ने के लिए आपके अपने चैनल ज्ञान विद JMD को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।